नमस्कार दोस्तों, आदि शंकर एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, ये जो सीरीज है हमारी विज्ञान की सीरीज है जो कि वर्ग 3 के लिए हम चला रहे हैं, इसमें आपका फिर से बहुत स्वागत है। और इस MCQ सीरीज में हम आपको साइंस के जितने भी महत्वपूर्ण टॉपिक हैं उन टॉपिक्स के MCQs लेकर आएंगे और वो MCQs आपको आगे जो आपकी वर्ग 3 की परीक्षा होने वाली है उसमें एक प्रैक्टिस की तरह काम करेगा और आपको एक अच्छी तैयारी करने में मदद भी दिलाएगा। और निश्चित रूप से ये जो MCQs की सीरीज है, ये हर एक सब्जेक्ट की हम जो चला रहे हैं वो आपकी तैयारी में एक बहुत बड़ा रोल अदा करेगा, बहुत बड़ा योगदान देगा। तो आप सभी इस सीरीज को बढ़िया से देखें और एक एक ऑप्शंस को हम जिस तरह से एक्सप्लेन करते हैं उसको आप बढ़िया तरीके से कॉपी पेन लेकर बैठें और नोट करते जाएं। और ये निश्चित रूप से आपकी तैयारी को एक धार देगा, एक दिशा देगा, जिससे आप सिलेक्शन के उस सीढ़ी तक पहुंच पाएंगे जहां तक आपको पहुंचना है। तो चलिए आज हम बात करते हैं। तो आज का जो टॉपिक है हमारे MCQs का वह है रक्त एवं परिसंचरण तंत्र। इससे संबंधित प्रश्न देखेंगे और उसकी चर्चा करेंगे। तो देखते हैं इसका पहला प्रश्न। और इस टॉपिक का पहला प्रश्न आज का यह है कि रुधिर संवहन जो कोशिकाओं से आरंभ होकर कोशिका में ही समाप्त हो जाता है क्या कहलाता है। और ये प्रश्न यूपी टेट में जून 2013 में पूछा जा चुका है ना, कि रुधिर संवहन जो कोशिकाओं से आरंभ होकर कोशिकाओं में ही समाप्त हो जाता है क्या कहलाता है। पहला ऑप्शन देखेंगे आप, पहला ऑप्शन है वृक्कीय संवहन, ठीक है। दूसरा ऑप्शन आप देखेंगे तो दूसरा ऑप्शन है आपके पास लसिका संवहन, तीसरा ऑप्शन है यकृतीय संवहन और चौथा ऑप्शन है निवाहिका संवहन। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह है निवाहिका संवहन। निवाहिका संवहन का मतलब यह है कि रक्त जो होता है एक कोशिका से या एक अंग से दूसरे अंग तक प्रवाहित होता है। इसमें क्या होता है कि जो रक्त है वह एक अंग से दूसरे अंग तक प्रवाहित होने में वापस से हृदय में नहीं जाता है, बल्कि एक अंग से दूसरे अंग तक डायरेक्ट प्रवाहित होता है। तो जब कभी ऐसा सिस्टम हो, ऐसे रक्त प्रवाहित हो, तो इस संवहन को कहते हैं निवाहिका संवहन। और मानव हृदय में ऐसा निवाहिका संवहन यकृत में होता है। कहाँ पर होता है? यकृत में, लीवर में होता है। यानी कि मानव की जो आहार नाल होती है, आहार नाल से विभिन्न तरीके की चीजों को लेकर रक्त जो है कहाँ पर आता है? यकृत में आता है। और ऐसे संवहन को कहते हैं निवाहिका संवहन। तो मानवों में ऐसा यकृत निवाहिका संवहन पाया जाता है जो कि आहार नाल से यकृत में रक्त लेकर आता है। बाकी के ऑप्शन देखें तो वृक्कीय संवहन क्या कहलाता है? वृक्कीय संवहन से मतलब है कि किडनी में जितनी भी तरीके की चीजें हैं, जैसे क्रिएटिन, यूरिया और यूरिक एसिड, इनको सब क्या करना? इनको शुद्ध करना। यूरिक एसिड, इसको इन सबको ब्लड से शुद्ध करना का काम कहाँ पर होता है? वृक्क में होता है। और ये जो संवहन होता है ये संवहन कहलाता है वृक्कीय संवहन, ठीक है। लसिका संवहन क्या कहलाता है? तो पहले तो समझिए लसिका क्या है। लसिका क्या है यह समझते हैं। आप देखते होंगे कि आपका हृदय ऐसे रक्त वाहिकाओं में क्या करता है? रक्त को पंप करता है, ठीक है। रक्त वाहिकाओं में रक्त को पंप करता है और ये रक्त वाहिकाएं आगे चलकर छोटी छोटी अन्य रक्त वाहिकाओं में बट जाती हैं। और ये रक्त वाहिकाएं जैसे ही बढ़ती जाती हैं और इतनी छोटी हो जाती हैं कि ये केशिकाओं का रूप ले लेती हैं। तो जब यहाँ से हृदय के द्वारा रक्त पंप किया जाता है इनमें, तो ये जब इन केशिकाओं में रक्त पहुँचता है तो हृदय के प्रेशर के कारण इनकी दीवारें पतली होती हैं और इन पतली दीवारों से आप देखेंगे तो WBC के साथ साथ प्लाज्मा, WBC और प्लाज्मा ये दोनों रिस कर कहाँ पर आ जाते हैं? कोशिकाओं के बीच में जो खाली स्थान होते हैं, ऐसे कोशिकाएं होती हैं और कोशिकाओं के बीच में ये जो खाली स्थान होते हैं, इन खाली स्थानों में आकर भर जाती हैं कौन सी? ये लसिका, ठीक है। ऐसे भर जाती खाली स्थानों में कोशिका के। और ये होता क्या कब है? जब हृदय पंप करता है, रक्त के नसों में जब पंप होता है रक्त, तो
पतली पतली केशिकाएं जो होती हैं उनकी दीवारें अति पतली होती हैं, जिससे ये रक्त की जो WBC और प्लाज्मा है वो छनकर बाहर आ जाती है। याद रखेंगे WBC और प्लाज्मा। WBC क्योंकि बहुत ही फ्लेक्सिबल होती हैं, इनका कोई निश्चित आकार नहीं होता, इसलिए पतले पतले जो रंध्र होते हैं उनकी दीवार में, तो रिस कर जैसे कपड़े पर से छान देते हैं तो वैसे ही छनकर ये बाहर आ जाती हैं और कहाँ पर जम जाती हैं, ऐसे अंतराकोशिकीय स्थान पर इंटरसेल्युलर स्पेस में जम जाती हैं। इसी को कहते हैं लसिका या लिम्फ। ठीक है, और ये लसिका और लिम्फ का काम क्या है? लसिका और लिम्फ का काम है कि जितने भी प्रमुख खनिज पदार्थ हैं, जहाँ तक ये नसें नहीं पहुँच पा रही जिन कोशिकाओं जिन ऊतकों तक, तो ये क्या करती हैं, बीच में ऐसे भरी रहती हैं और कोशिकाओं के अंदर जाकर उनको पोषण तत्व और बाकी की चीज़ें जो है वह प्रदान करती हैं। और वापस से ये लसिका जो है ऐसे विभिन्न अंगों से होते हुए फिर से वापस से किस में आ जाती हैं? रक्त के प्रवाह में आ जाती हैं। तो ये क्रम चलता रहता है कि कैपिलरीज में जाता है रक्त और वहाँ से WBC और प्लाज्मा छनकर अंतराकोशिकीय स्थानों में जाते हैं और वापस से ये फिर से लसिका कहाँ चली जाती है? रक्त के प्रवाह में चली जाती है। इसलिए मानव में दो तरह के परिसंचरण तंत्र पाए जाते हैं। एक तो होता है रक्त परिसंचरण तंत्र, और रक्त परिसंचरण तंत्र का मतलब यह होता है कि जिसमें उन वाहिकाओं में रक्त बहता है, और एक होता है लसिका परिसंचरण तंत्र जिसमें कि ये लिम्फ या लसिकाएं रहती हैं अंतरासेल्युलर स्पेस में और ये वापस से लसिका अंगों के द्वारा होते हुए रक्त के प्रवाह में शामिल हो जाती हैं। यकृतीय संवहन, जो यकृत में जितना संवहन होता है वो यकृतीय संवहन कहलाता है। तो ये चीजें आपको याद रखनी है कि लसिका संवहन क्या है, निवाहिका संवहन क्या है, वृक्कीय संवहन क्या है और यकृतीय संवहन क्या है। अगर अन्य जंतुओं की बात करें तो मेंढक ऐसा जंतु है जिसमें कि दो तरह के निवाहिका संवहन पाए जाते हैं। एक है यकृत निवाहिका संवहन और दूसरा है वृक्कीय निवाहिका संवहन। तो ये दोनों संवहन जो है, दोनों निवाहिका संवहन किस में पाए जाते हैं? मेंढक में पाए जाते हैं। ये आपको याद रखना है। बात करें अगले प्रश्न की, तो अगला प्रश्न है घाव पर फिटकरी लगाने से रक्त स्त्राव रुक जाता है क्योंकि ऑप्शन है फिटकरी का टुकड़ा घाव को ढक देता है, दूसरा है फिटकरी रक्त को स्कंदित करके थक्का बना देती है, तीसरा फिटकरी घाव के आसपास तापमान को कम कर देती है, फिटकरी एक प्रतिरोधी है। तो ऑप्शन नंबर ए गलत है क्योंकि टुकड़ा घाव को ढक दे या न ढक दे उससे कोई प्रभाव नहीं पड़ता रक्त स्त्राव में। हाँ, फिटकरी रक्त को स्कंदित कर देती है, ये बिल्कुल सही है, और ये बाकी दो ऑप्शन भी गलत हैं। अब फिटकरी करती कैसे है रक्त को स्कंदित? तो फिटकरी में आप देखेंगे तो फिटकरी में एक धातु होती है एल्युमिनियम और इसका आयन होता है एल्युमिनियम 3+। ये आयन होता है किस पे? फिटकरी पे। और ये जो आयन है रक्त में एक प्रोटीन पाया जाता है, उस प्रोटीन का नाम है एल्ब्यूमिन प्रोटीन है, एल्ब्यूमिन प्रोटीन। और ये एल्ब्यूमिन प्रोटीन के साथ मिलकर ये क्या करता है? रक्त को अवक्षेपित कर देता है और अवक्षेपण के कारण ये रक्त का थक्का बन जाता है और वहां से ब्लड निकलना कम हो जाता है। तो ये फिटकरी करता है। साथ ही फिटकरी एक और काम करता है कि ये जो कोशिकाएं हैं, रक्त की कोशिकाएं और नसें, इन दोनों को क्या कर देता है? सिकोड़ देता है, यानी श्रिंक कर देता है, जिसके कारण भी रक्त प्रवाह कम हो जाता है और अंततः रुक जाता है। तो याद रखेंगे कि एक प्रोटीन होता है एल्ब्यूमिन, उसके साथ एल्युमिनियम आयन मिलकर रक्त का थक्का जमा देता है, जिसके कारण रक्त का प्रवाह रुक जाता है। ये इसका सही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी, कि यह रक्त को स्कंदित कर देता है। बात करें अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है संक्रमण के दौरान खाली स्थान की संख्या में वृद्धि होती है। एरिथ्रोसाइट, ल्यूकोसाइट, प्लेटलेट या हीमोग्लोबिन। एरिथ्रोसाइट का मतलब होता है आरबीसी, ल्यूकोसाइट मतलब WBC, प्लेटलेट्स का मतलब होता है प्लेटलेट्स ही बोलते हैं इसको, और हीमोग्लोबिन रक्त में पाया जाने वाला एक प्रमुख तत्व है, एक प्रमुख पदार्थ है, एक प्रमुख घटक है। ठीक है, तो जब कभी शरीर में कोई बीमारी होती, कोई संक्रमण होता, किसी वायरस का अटैक होता है, जैसे कि आपको यदि संक्रमण हो गया किसका, कि टाइफाइड हो गया आपको, या आपको डेंगू हो गया, तो ये संक्रमण में क्या होता है कि प्लेटलेट्स की कमी हो जाती है ना। तो इन तीनों में एक
प्लेटलेट ही ऑप्शन सी नंबर ऐसा है जिसकी कमी हो जाती है ना। लेकिन वृद्धि की अगर बात करेंगे तो वृद्धि इनमें खाली स्थान की संख्या में वृद्धि होती है। तो वृद्धि की अगर आप बात करेंगे तो ल्यूकोसाइट या WBC इसका सही आंसर होगा, क्योंकि जब भी आपके शरीर में कोई बाहरी चीज आती है जो कि अवांछनीय आपके शरीर को नुकसान पहुंचाने वाली, उसमें चाहे वायरस हो, चाहे कोई बैक्टीरिया हो या दूसरे कोई अणु हो जो कि आपके शरीर में प्रवेश करके आपको नुकसान पहुंचाने वाले होंगे, कोई केमिकल हो, तो हमारे शरीर का प्रतिरक्षा तंत्र इम्यून सिस्टम तैयार हो जाता है उससे लड़ने के लिए। और जैसे ही प्रतिरक्षा तंत्र तैयार होता है तो हमारे शरीर में ल्यूकोसाइट या WBC का उत्पादन बढ़ जाता है। और जैसे ही WBC का उत्पादन बढ़ता है तो ये WBC उस वायरस, बैक्टीरिया या अवांछनीय पदार्थ से लड़ना स्टार्ट कर देती हैं और उसकी संख्या में कमी कर देती है, जिससे हमारा शरीर सुरक्षित हो जाता है। तो कमी होती है प्लेटलेट्स की और वृद्धि होती है ल्यूकोसाइट की या WBC की, याद रखेंगे। अब ये जो हीमोग्लोबिन है ये रक्त में O2 और CO2 के परिवहन का कार्य भी करता है, ये आपको ध्यान रखना है। हीमोग्लोबिन ये पाया जाता है इरिथ्रोसाइट या RBC में। RBC का जो लाल रंग होता है, याद रखेंगे, RBC का लाल रंग जो रेड कलर होता है वह होता है हीमोग्लोबिन के कारण, हीमोग्लोबिन के कारण, ये आपको याद रखना, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं, अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न है, एक व्यक्ति के लाल रुधिराणुओं में A और B एंटीजन है तो इसके सीरम में कौन सी एंटीबॉडी होगी, ठीक है। और एंटीबॉडी A, एंटीबॉडी B, कोई एंटीबॉडी नहीं A और B। आप पहले समझिए ये एंटीजन और एंटीबॉडी क्या है। तो कोई भी मानव है तो उसके शरीर में रक्त के समूह होते हैं, रक्त समूह होता है। और रक्त समूह कौन कौन से होते हैं? रक्त समूह A, रक्त समूह B, रक्त समूह O और AB, ये 4 तरह के रक्त समूह होते हैं। और इन 4 तरह के रक्त समूहों में रक्त में एक प्रमुख चीज होती है RBC और एक और चीज होती है प्लाज्मा या जिसे बोलते हैं सीरम, प्लाज्मा या सीरम। तो RBC और प्लाज्मा में दोनों में अलग अलग चीजें होंगी, है ना। एक में होती हैं RBC में होंगी एंटीजन, एंटीजन होंगे RBC में, और एंटीबॉडी किस में होंगे? प्लाज्मा में। तो जो एंटीजन शरीर में होंगे उसके विपरीत का एंटीबॉडी हमारे शरीर में विकसित होता है या बनता है। तो अगर आपका रक्त समूह A है तो आपके RBC में एंटीजन होगा A और एंटीबॉडी होगा प्लाज्मा में B, ये आपको याद रखना है। और अगर आपका रक्त समूह B है तो आपके RBC में एंटीजन होगा B और एंटीबॉडी होगी A। याद रखेंगे, विपरीत होती है एंटीबॉडी एंटीजन से, ये आपको याद रखना है। और एंटीजन होगी प्लाज्मा में, और एंटीजन होगी RBC में और एंटीबॉडी होगी प्लाज्मा में, ये भी आपको याद रखना है। और अगर आपका रक्त समूह O है तो आपके एंटीजन ना तो A होगा ना ही B होगा, कोई भी एंटीजन नहीं होगा, लेकिन A और B दोनों एंटीबॉडी होंगी, A व B एंटीबॉडी होंगी, ठीक। अगर AB की बात करेंगे तो AB में A व B दोनों तरह के एंटीजन पाए जाएंगे, जबकि A व B एंटीबॉडी नहीं पाई जाएगी, ये आपको याद रखना। थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स मेथड है, लेकिन आप अगर समझेंगे एंटीजन और एंटीबॉडी से तो आपको याद रखना है, अगर A एंटीजन है तो B एंटीबॉडी होगी, अगर B एंटीजन है तो A एंटीबॉडी होगी। अगर O रक्त समूह है और O रक्त समूह है तो इसमें ना तो A एंटीजन होगा ना ही B एंटीजन होगा। लेकिन जब ये दोनों एंटीजन नहीं होंगे तो एंटीबॉडी A और B दोनों होंगी। और AB समूह में अगर A और B दोनों तरह की एंटीजन होंगे, लेकिन A और B एंटीबॉडी नहीं होंगी। इसलिए आप देखते होंगे कि AB जो है वे सभी रक्त समूहों को ले सकता है और O जो है सभी को अपना रक्त क्या कर सकता है? प्रदान कर सकता है। यही कारण है इसका, क्योंकि O में एंटीजन नहीं होते और AB में एंटीबॉडी नहीं होती, ये आपको याद रखना है। तो इसमें प्रश्न में पूछा गया है कि अगर लाल रक्त के AB में एंटीजन है, AB एंटीजन है, तो इसके सीरम में कौन सी एंटीबॉडी होगी?
ए बी, देखिए जब ए बी एंटीजन होंगे तो कोई भी एंटीबॉडी नहीं होगी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर सी है, जिसमें कोई भी एंटीबॉडी नहीं होंगी, बाकी के सारे उत्तर गलत हैं। तो जब कभी भी आरबीसी में ए और बी दोनों एंटीजन होंगे तो उसमें ए और बी एंटीबॉडी नहीं होंगी, यानी किसी तरह की कोई एंटीबॉडीज नहीं होंगी। इसके संबंध में एक और पॉजिटिव और निगेटिव वाला भी आ रहा होगा कि आप पॉजिटिव और निगेटिव क्या होता है। तो ब्लड ग्रुप में RH फैक्टर होता है, RH फैक्टर है ना, रीसेस फैक्टर इसको बोलते हैं, और ये जो कार्ल लैंडस्टीनर हैं उन्होंने इसकी खोज की थी। और ये RH फैक्टर अगर एक तरह का प्रोटीन है, अगर आपके रक्त समूह में पाया जाएगा तो वह पॉजिटिव होगा, नहीं पाया जाएगा तो निगेटिव होगा। तो जैसे A पॉजिटिव B पॉजिटिव या A निगेटिव B निगेटिव, इसका मतलब यह है अगर A पॉजिटिव है तो इसका मतलब A रक्त समूह में RH फैक्टर पाया जा रहा है, इसलिए उसे A पॉजिटिव बोलते हैं। लेकिन अगर B निगेटिव है, इसका मतलब कि B जो रक्त समूह है उसमें RH फैक्टर नहीं पाया जा रहा है, इसलिए उसको B निगेटिव बोलते हैं। चलिए बढ़ते हैं, अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न है थ्रोम्बोप्लास्टिन कहाँ से रक्त स्कंदन के लिए प्राप्त होता है? लाल रक्त कणिका, प्लेटलेट्स, मोनोसाइट, लिम्फोसाइट। तो इसमें सही ऑप्शन जो है प्लेटलेट्स ही होगा, मोनोसाइट, लिम्फोसाइट और आरबीसी नहीं होगा। ठीक है, ये जो प्लेटलेट्स है क्या करती हैं, जब कभी आपको चोट लगती है किसी भी शरीर के हिस्से में तो वहां से रक्त का स्त्रावण होता है, और उसी चोट लगे स्थान पर जो कोशिकाएं, टूटी फूटी कोशिकाएं और ऊतक होंगे, वे कोशिकाएं और ऊतक क्या करेंगे, खुद से क्या करेंगे, रक्त में रिलीज कर देंगे, किसे, इसी थ्रोम्बोप्लास्टिन को। और ये थ्रोम्बोप्लास्टिन इन कोशिकाओं और ऊतक के अलावा प्लेटलेट्स में भी बनता है, या प्लेटलेट्स भी ब्लड में इसी थ्रोम्बोप्लास्टिन को रिलीज करती हैं, और ये ऑक्सीजन के संपर्क में आने के बाद वहां पर रक्त का थक्का जमाता है, रक्त का थक्का। तो रक्त का जो थक्का जमने की जो विधि है वह किसके द्वारा संपन्न होती है, थ्रोम्बोप्लास्टिन के द्वारा, और ये जो थ्रोम्बोप्लास्टिन है प्लेटलेट्स के द्वारा रक्त के प्रवाह में छोड़ा जाता है। ये बात आपको ध्यान रखनी। बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है रक्त का वह घटक जो संपूर्ण रक्त वाहिनियों में इसके थक्का बनाने को रोकता है, क्या कहलाता है? तो रक्त में एक पदार्थ होता है हेपेरिन, याद रखेंगे, हेपेरिन होता है जो रक्त में की वाहिकाओं में रक्त के थक्का जमने से रोकता है, और ये बहुत ही आवश्यक है, यह नियंत्रित करता है कि रक्त के थक्के कितने जमेंगे, है ना। तो और ये जो थ्रोम्बिन है, एंटीबॉडी है या हीमोग्लोबिन है, इसके बारे में बता चुका हूं, लेकिन हेपेरिन एक ऐसा पदार्थ है जो रक्त में होता है और रक्त के थक्के जमने से रोकता है, ताकि जो रक्त बह रहा है रक्त वाहिनियों में वो कहीं बीच में थक्के ना जमे, इससे रोकता है, यानी कि खून को पतला करने का काम करता है हेपेरिन। तो जब कभी सर्जरी वगैरह होती है या अलग से खून को पतला करने की बारी आती तो हेपेरिन की दवाएं भी आती हैं जो आपको मेडिकल डॉक्टर जो है मेडिकल से लेने को बोलता है या खुद ही प्रिस्क्राइब करता है, खुद ही देता है। तो ये जो हेपेरिन है खून को पतला करता है और रक्त का थक्का जमने से रोकता है। चलिए बढ़ते हैं, अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन से कथन मानव परिसंचरण तंत्र में शिराओं के विषय में सत्य है? तो पहला जो स्टेटमेंट है वह यह है कि सभी शिराएं कार्बन डाइऑक्साइड बहुल रक्त को वहन करती हैं। बिल्कुल गलत है, क्योंकि सभी शिराएं कार्बन डाइऑक्साइड को का कैरियर तो हैं ही, यानी कि अशुद्ध रक्त को ले तो जाती हैं, लेकिन एक एक्सेप्शन है, एक अपवाद है। वह क्या है कि एक जो पल्मोनरी शिरा होती है, पल्मोनरी शिरा वह शुद्ध रक्त को लेकर जाती है। ये अपवाद है पल्मोनरी शिरा, ये फेफड़े से हृदय तक जो रक्त लेके जाती है उसमें होता है O2, ऑक्सीजन युक्त रक्त लेकर जाती है, और ये अपवाद है पल्मोनरी शिरा, इसे फुफ्फुसीय शिरा भी कहते हैं। लेकिन बाकी की जो शिराएं हैं, इस शिरा के अलावा बाकी की जो शिराएं हैं वे सब किसको लेकर जाती हैं, CO2 को लेकर जाती हैं, याद रखेंगे आप, है ना। अगला ऑप्शन शिराओं की दीवारें पतली होती, बिल्कुल सही, शिराओं की दीवारें पतली होती हैं। शिराएं रक्त को विभिन्न अंगों से हृदय की ओर ले जाती हैं, बिल्कुल सही हैं। तो इस प्रश्न में ऑप्शन बी कथन और सी कथन दोनों सही हैं। तो ऑप्शन नंबर ए जो है बी और सी ये दोनों सत्य हैं।
मानव परिसंचरण तंत्र में सिराओं के विषय में। तो ये आपको सबसे जरूरी चीज क्या है, सबसे जरूरी चीज आपको ये याद रखनी है कि शुद्ध रक्त को ले जाने वाली, शुद्ध रक्त को ले जाने वाली सिरा का नाम क्या है। ये अपवाद है ना, जाने वाली सिरा, उसको कहते हैं पल्मोनरी सिरा, पल्मोनरी सिरा या पल्मोनरी वेन, पल्मोनरी सिरा कहते हैं। और ये किसको लेकर जाती है, O2 को लेकर जाती है, ऑक्सीजन का वहन करती है, यानी कि शुद्ध रक्त को हृदय तक लेकर आती है फेफड़ों से। और इसी तरीके से एक पल्मोनरी धमनी होती है, पल्मोनरी धमनी, यह भी अपवाद है, पल्मोनरी धमनी। और ये जो पल्मोनरी धमनी है यह किसको लेकर जाती है, यह लेकर जाती है CO2 को, हृदय से फेफड़े तक पल्मोनरी धमनी CO2 को लेकर जाती है। तो दो अपवाद हैं, पल्मोनरी सिरा और पल्मोनरी धमनी। सिराओं का काम क्या है, अशुद्ध रक्त को फेफड़े तक ले जाना या हृदय तक लेके जाना, लेकिन ये अपवाद है, पल्मोनरी सिरा ऑक्सीजन को लेकर जाती है। और धमनियों का काम क्या है, शुद्ध रक्त को शरीर के विभिन्न भागों तक ले जाना, लेकिन पल्मोनरी धमनी ऐसी है जो कि CO2 को कहाँ तक लेकर जाती है, फेफड़े तक लेकर जाती। तो ये दोनों अपवाद हैं, ये आपको याद रखना, ये पूछे जा सकते हैं। बात करें अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है, आपका हृदय एक दिन में लगभग कितनी बार धड़कता है। तो आप देखेंगे आपका हृदय जो है 1 मिनट में औसतन 72 बार धड़कता है। 1 मिनट की अगर बात करेंगे तो औसतन कितने बार धड़कता है, 72 बार धड़कता है। अगर आप 1 घंटे की बात करेंगे तो आपका हृदय जो है 1 घंटे में 4320 बार धड़कता है। कितने बार, 4320 बार 1 घंटे में धड़कता है ना। और अगर 1 दिन की बात करेंगे, 1 दिन बराबर 24 घंटे की बात करेंगे अगर, तो 24 घंटे में आपका हृदय 1,03,680 बार धड़कता है, 1,03,680 बार। तो इसमें ऑप्शन जो है, ऑप्शन नंबर सी, लगभग 1 लाख बार धड़कता है। यह उम्र और स्थिति के आधार पर आंका जा सकता है कि अगर आप स्वस्थ हैं तो लगभग 72 बार, एक औसतन है, ये कम और ज़्यादा हो भी सकता है। तो लगभग हम मान के चलते हैं कि 1 दिन में 1 लाख बार आपका हृदय धड़कता है, आपके रक्त को 1 लाख बार आपका हृदय पंप करता है। ठीक है, बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है, एक पुरुष जिसका रक्त O है और एक A रक्त समूह वाली स्त्री से विवाह करता है तो उसके पहले बच्चे के रक्त समूह O होने की संभावना कितनी है। तो अगर किसी व्यक्ति का रक्त समूह O है और उसकी जो पत्नी है उसका रक्त समूह A है, तो लगभग 50% आधे चांस ऐसे होते हैं कि जो बच्चा होगा उसका भी रक्त समूह क्या होगा, O ही होगा, है ना। ये आपको याद रखना है। चलिए बढ़ते अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न यह है, हीमोग्लोबिन की संघटक धातु क्या है। तो हीमोग्लोबिन धातु और अधातु दो तरीके से मिलकर बना हुआ पदार्थ है। हीमोग्लोबिन पाया जाता है RBC में, यानी कि लाल रक्त कोशिकाओं में पाया जाता है, और लाल रक्त कोशिकाओं में हीम प्लस ग्लोबिन दो तरीकों से मिलकर बनता है। तो ये जो ग्लोबिन होता है ये एक तरह का प्रोटीन होता है। आपको याद रखना है कि ये ग्लोबिन जो है एक तरह का प्रोटीन है, और ये जो हीम है ये एक तरह का धातु है। और ये धातु कौन सी है, ये धातु है लोहा या आयरन कहते हैं इसको, और इसका संकेत होता है Fe। आयरन धातु होती है जो कि हीमोग्लोबिन मिलकर बनाती है। और ये जो आयरन है यही ऑक्सीजन के कैरियर में सहायक होता है, ऑक्सीजन को बांधने का काम करता है। ठीक है, देखेंगे हीमोग्लोबिन में ये जो हीम होता है, Fe होता है, ये ऑक्सीजन को आकर्षित करता है। याद रखेंगे क्या करता है, आकर्षित करता है। और जैसे ही आकर्षित करके खुद में लाता है तो ये जो ग्लोबिन होता है इसको बांधने का, ऑक्सीजन को Fe के साथ बांधने का काम करता है। और Fe के साथ जैसे ही ऑक्सीजन बनता है तो ये ले जाकर रक्त में छोड़ता है और रक्त से पूरे शरीर में जाता है, और
फिर वहाँ पर ये किसको, ऑक्सीजन को छोड़ देता है। इसी तरीके से शरीर के विभिन्न भागों से CO2 को भी बांधकर लाने का काम करता है। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी। हीमोग्लोबिन की एक संघटक धातु कौन सी है? Fe है, आयरन है या लोहा है। तो दोस्तों आज के इस जो टॉपिक था इसमें जो महत्वपूर्ण परिसंचरण तंत्र से बनने वाले प्रश्न थे उनके संबंध में हमने आपसे चर्चा की और एक एक ऑप्शन को बहुत ही अच्छे तरीके से हमने डिस्कस किया। मैं आशा करता हूं कि आपको यह वीडियो बहुत ही अच्छा पसंद आया होगा और मैंने जो जानकारियां आपको दी हैं वह भी आपको बहुत अच्छी लगी होंगी। और अगर आपको ये सारी जानकारियां अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट के माध्यम से और अधिक सुझाव हम तक पहुँचाएँ, हमारे वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। आप सभी का इस वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।